हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और आज क्लास 12 भौतिक विज्ञान में हमारा टॉपिक है वैद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सैवर्ट का नियम, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर और अब बायो-सैवर्ट्स लॉ। तो इस नियम को बायो-सैवर्ट के नियम के नाम से ही जाना जाता है। बायो-सैवर्ट ने ही यह नियम दिया था। किसी धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मान बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार प्रदर्शित की जाती है। धारावाही तार का मतलब है जिस तार में धारा प्रवाहित की जा रही हो, तो उसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा क्या होगी, यह बायो-सैवर्ट ने हमें अपने नियम से बताया था। इस नियम के अनुसार किसी धारावाही तार पर उपस्थित अल्पांश के कारण, अल्पांश का मतलब है हम थोड़ा सा हिस्सा लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ एक वैद्युत धारावाही तार प्रदर्शित किया गया है, x से y लिया गया है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो यदि हम यहाँ एक छोटा सा भाग इसका ले लेते हैं, इस छोटे से भाग के कारण इसे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र के मान की गणना करके बतानी है। तो इस नियम के अनुसार किसी धारावाही तार पर उपस्थित अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात जितनी धारा का मान ज़्यादा होगा उतना ही वहाँ वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा उत्पन्न होगा। अल्पांश की लंबाई के समानुपात होता है, जितना बड़ा हमने यह तार का भाग लिया है उतनी ही ज़्यादा वहाँ वैद्युत क्षेत्र की माप हमें मिलने वाली है। इसी तरीके से अल्पांश सदिश एवं बिंदु P के स्थिति सदिश के मध्य बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती होती है, अर्थात यह जो अल्पांश है और यहाँ इस बिंदु को मिलाने वाली जो त्रिज्या सदिश हमें दे रखी है, जो स्थिति सदिश हमें दे रखा है, इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण अर्थात थीटा की ज्या अर्थात साइन थीटा के मान के समानुपाती होती है, परंतु अल्पांश से बिंदु P की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये जो दूरी हमें दे रखी है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जैसे जैसे हम तार से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ वैद्युत क्षेत्र का मान भी घटता चला जाएगा। यदि हम तार के पास देखें तो वैद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा, तो इसे हम यदि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हमें यहाँ मिलेगा dB का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, dB का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dl के, dB का मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के और dB का मान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। यदि हम सारे के सारे रिजल्ट को कंबाइन कर लेते हैं तो यहाँ इन सभी को जोड़ लेने पर हमें मिलेगा dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। यदि हमें यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके इक्वल लाना होता है तो एक कांस्टेंट k की मल्टीप्लाई कर लेनी होती है, तो यहाँ हमने k लगा लिया है, जहाँ k एक समानुपाती स्थिरांक है और निर्वात में यदि इसके मान की गणना हम करें तो वह बराबर होता है μ0/4π के, और जिसकी टोटल वैल्यू होती है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। तो यही दिया था बायो-सैवर्ट ने नियम वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के गणना के लिए। चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा उसके लिए फॉर्मूला इन्होंने यह दिया था dB = k I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहाँ k का मान μ0/4π के बराबर है। तो यहाँ k की जगह k का मान रख लेने पर हमें बायो-सैवर्ट का लॉ मिल जाता है, जहाँ μ0 प्रदर्शित कर रहे होते हैं मुक्त आकाश या निर्वात की चुंबकशीलता नियतांक को। निर्वात में कितनी चुंबकशीलता है उस नियतांक को यह μ0 प्रदर्शित कर रहे होते हैं। साथ ही यदि सदिश रूप की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र भी एक सदिश राशि, इसलिए उसके ऊपर वेक्टर लगा लेंगे। साथ ही यहाँ आइडियल साइन थीटा आ रहा है, लेकिन यह जो थीटा कोण होता है वह L और R के बीच का कोण होता है। यदि हम R की गुणा ऊपर और R की गुणा नीचे कर लेते हैं तो नीचे R³ हो जाएगा और ऊपर R और में मिल जाएगा। तो I को अलग कर लेने पर, क्योंकि जिनके बीच में यह थीटा कोण बन रहा होता है उसी के क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में हम उन्हें लिखते हैं। तो अभी हमने पीछे आपको प्रदर्शित किया था कि अल्पांश L और वहाँ जो स्थिति सदिश है R, उनके बीच का कोण थीटा है, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट में भी लिखेंगे dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो यहाँ फॉर्मूला सदिश रूप में हो जाता है dB वेक्टर इक्वल μ0/4π इंटू I ब्रैकेट में dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन में r³। तो यहाँ से यदि हम ये वैल्यू फिर से लगा करके इन्हें सॉल्व करें तो आपको वही मिलने वाला है। साथ ही बायो-सैवर्ट के नियम में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वह dl वेक्टर और r वेक्टर के तल के लंबवत रखी जाती है। जिनका भी हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होते हैं उनके लंबवत रखी जाती है। तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इन दोनों के लंबवत होगी और दक्षिणावर्ती पेच नियम या फिर हम कहें मैक्सवेल के कॉर्क पेच नियम की सहायता से ज्ञात की जाती है। साथ ही हम पढ़ लें ये जो दक्षिणावर्ती पेच नियम है वह क्या होता है।
तो दक्षिणावर्त पेच नियम, इस नियम के अनुसार किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाएं कि वह तार में प्रवाहित धारा की दिशा में गति करे। हम पेच को इस प्रकार घुमा रहे हैं कि वह तार में प्रवाहित धारा की दिशा में गति करे, तब पेच की घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस नियम के अनुसार यदि हम किसी दक्षिणावर्त पेच को इस प्रकार घुमाएं कि वह तार में प्रवाहित धारा की दिशा में गति करे, अब तार में प्रवाहित धारा की दिशा यदि ऊपर की तरफ है तो हम उसे बाहर की तरफ खोल रहे होंगे, और यदि वैद्युत धारा की दिशा अंदर की ओर है तो हम उसे अंदर की तरफ कस रहे होंगे। तो कसने के लिए जो डायरेक्शन है वह इस दिशा में चल रही होगी, इस दिशा में, तो इसीलिए वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इसी दिशा में ही रही होगी। तो वह प्रदर्शित करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ निकल रहा होगा या अंदर की ओर निकल रहा होगा। यदि हमें वैद्युत धारा की दिशा को प्राप्त करने के लिए पेच को कसना पड़ रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जा रहा होगा, और यदि हमें पेच को खोलना पड़ रहा होगा तो वह जो पेच है वह बाहर की तरफ आ रहा होगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर ही प्रदर्शित की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है बायो-सैवर्ट के नियम की कूलाम के नियम से तुलना यदि हम करें तो क्या क्या समानताएं और क्या क्या असमानताएं इनमें होती हैं। कंपैरिजन बिटवीन बायो-सैवर्ट्स लॉ एंड कूलाम्स लॉ। सबसे पहले तो ये समझना है बायो-सैवर्ट नियम क्या है और कूलाम नियम क्या है। तो अभी अभी हमने पढ़ा बायो-सैवर्ट के नियमानुसार किसी धारावाही अल्पांश आइडियल के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है dB = μ0/4 पाई इंटू आइडियल साइन θ/r²। साथ ही कूलाम के नियम को हम पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट चैप्टर में, तो उसके अनुसार आवेश अवयव dq के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया जाता है dE = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq/r² से। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के बायो-सैवर्ट नियम और स्थिर वैद्युतिकी के कूलाम नियम में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं होती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं समानताओं की, सिमिलरिटीज़ क्या क्या होती हैं दोनों में। तो समानताओं में नंबर 1 पॉइंट है धारावाही अल्पांश आइडियल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और वहाँ बिंदु आवेश एक आवेश अवयव वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। तो दोनों में ही कोई ना कोई सोर्स हमें मिल रहा है, वहाँ सोर्स जो है वह आइडियल धारावाही अल्पांश लिया गया है और वहाँ एक बिंदु आवेश सोर्स की तरह कार्य करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण धारावाही अल्पांश आइडियल के अनुक्रमानुपाती होता है। जिस सोर्स के कारण हम उसे निकाल रहे हैं वह उसके अनुक्रमानुपाती होता है। जितना बड़ा वह सोर्स होगा उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। और उसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र का भी परिमाण आवेश अवयव dq के अनुक्रमानुपाती ही होता है। जितना ज़्यादा आवेश का मान होता है उतना ही ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो दोनों के दोनों सोर्सेज के अनुक्रमानुपाती होते हैं, दोनों डायरेक्ट प्रपोर्शन में होते हैं। साथ ही दोनों नियमों में आप देखोगे बटे में r² ही आ रहा है, अर्थात दोनों नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। जैसे जैसे हम उन सोर्स पॉइंटों से दूरी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इन क्षेत्रों के मान भी घटते जाते हैं। नंबर 4 होता है चुंबकीय बल तथा वैद्युत स्थैतिक बल दोनों ही दीर्घपरासी होते हैं, लॉन्ग रेंज वाले होते हैं, अर्थात दोनों पर अध्यारोपण का सिद्धांत भी लागू हो जाता है। यदि हम एक तरफ कई सारे बिंदु आवेश रख देते हैं तो उनके कारण जो हमें वैद्युत क्षेत्र का मान मिलने वाला है वह अलग अलग वैद्युत आवेशों के कारण मिलने वाले वैद्युत क्षेत्र के योगफल के बराबर होता है। और उसी तरीके से चुंबकीय बल भी यदि हम अलग अलग यहाँ धारावाही अल्पांश ले रहे हैं तो सभी के द्वारा कुल मिलाकर के उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उन सभी के द्वारा अलग अलग प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र के योगफल के बराबर होता है। तो दोनों के दोनों दीर्घपरासी भी होते हैं और अध्यारोपण का सिद्धांत भी इन पर लागू होता है। नेक्स्ट है क्या क्या डिसिमिलरिटीज़ होती हैं, क्या क्या असमानताएं होती हैं इनमें। तो नंबर 1 है धारावाही अल्पांश आइडियल एक सदिश होता है जिसकी दिशा धारा के अनुदिशी होती है। जिस दिशा में धारा बह रही है उसी दिशा में धारावाही अल्पांश की दिशा को प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन यदि हम दूसरे केस की बात करें जिसमें हम वैद्युत आवेश को ले रहे हैं वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए, वहाँ आवेश अवयव अदिश होता है। तो यहाँ पर जो सोर्स है वह सदिश है और यहाँ जो सोर्स है वह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र धारावाही अल्पांश आइडियल वेक्टर तथा प्रेक्षण बिंदु के स्थिति सदिश आर वेक्टर के बीच के कोण पर निर्भर करते हैं। थीटा वहाँ फॉर्मूले में आता है लेकिन वैद्युत क्षेत्र में थीटा कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र किसी कोण पर निर्भर नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा धारावाही अल्पांश आइडियल वेक्टर तथा प्रेक्षण बिंदु के स्थिति सदिश आर वेक्टर दोनों के अभिलंबवत दी जाती है, क्योंकि फॉर्मूले में इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा होता है, अर्थात इन दोनों की दिशा
के लंबवत दिशा रखी जाती है चुंबकीय क्षेत्र की, जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वहाँ ये जो सोर्स अवयव है उसी के ही मिलाने वाली रेखा के अनुदिशी होती है, आर वेक्टर की दिशा में ही दी जाती है। तो ये हो जाती हैं इनमें असमानताएं, डिसिमिलरिटीज। इसके बाद यहाँ जो फॉर्मूले में चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्मूले में म्यू नॉट आता है, चुंबकशीलता आता है, उसके लिए क्या मान होता है, क्या मात्रक और क्या विमाएं होती हैं। तो यहाँ यदि हम म्यू नॉट की बात करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान अभी बात की 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यदि म्यू नॉट का मान निकालेंगे तो 4 पाई गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर के वह बराबर होगा। इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है और इसकी विमा mLt-2a-2 के बराबर होती है। न्यूटन अर्थात बल की विमा ऊपर रख लें और a स्क्वायर मतलब धारा की विमा को यहाँ रख लें तो यहाँ आपको म्यू नॉट की विमा भी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद इसी में लास्ट टॉपिक है वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट में क्या संबंध होता है। तो आप यदि देखें कि हम एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट को बदल करके लिख सकते हैं। एप्सिलॉन इंटू म्यू नॉट में 4 पाई का भाग और 4 पाई की गुणा कर लेने पर यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 1/9 इंटू 10⁹ के और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान होता है 10⁻⁻7 के। तो यदि हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो यह मिलेगा 1/9 गुणा 10⁻16 की, 9 को 3 का वर्ग और 10⁻16 को 10⁸8 का वर्ग लिखा जा सकता है। साथ ही 3 गुणा 10⁸8 प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं। तो इसीलिए यहाँ एक रिलेशन मिल जाता है एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट इक्वल होते हैं 1/c² के। तो यही होती है निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट और वायु की चुंबकशीलता म्यू नॉट में रिलेशन। यहाँ से हम सी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सी विल बी इक्वल टू 1/रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिलेशन भी आपको पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में कि एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता और म्यू नॉट चुंबकशीलता के बीच में क्या संबंध होता है। साथ ही से रिलेटेड एग्जाम्पल नंबर 4.5 जो कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 144 पे दिए गए हैं उन्हें भी आज आप कंप्लीट कर लेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ की, इनकी कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित बायो-सैवर्ट के नियम का। तो सबसे पहला केस हम जो आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में वह होगा किसी धारावाही वृत्ताकार पास अथवा लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।